हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों ने पहला पार्ट देख लिया होगा और ये सेकंड पार्ट उसी की कंटिन्यूएशन में है जिसको मैंने अपलोड किया है और इसको भी बड़ा ध्यान से वॉच करिएगा। और इसके बाद शायद एक पार्ट या दो पार्ट मुझको और बनाने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लास्ट में जो है ये पूरा कवर नहीं कर रहा है, तो उसके बाद कम से कम एक आध वीडियो तो और आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपकी वॉल को और साथ में आपकी मैंने क्रिटिकल कंपैक्शन जोन को यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, ये आपकी वॉल है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर इस पॉइंट को हम प्लिंथ कहते हैं, ये वाला, ये प्लिंथ होता है। ये कॉलम या दीवार जो आपकी आ रही है इसको मैंने आरसीसी की दिखाया है, दिस इज ऑफ आरसीसी। ठीक है, ये आरसीसी की आपकी दीवार है। और इसके बाद फिर जितना इसका डायमेंशन है वॉल का, ये वॉल का जो डायमेंशन होता है उस डायमेंशन से हम थोड़ा अधिक कर देते हैं हम अपने फुटिंग की चौड़ाई को यहाँ पर। ठीक है, तो ये अधिक होनी चाहिए। इससे अंतर क्या पड़ता है? इससे अंतर ये पड़ता है कि हमारा जो लोड यहाँ पर आ रहा था वो इस प्रकार से आ रहा था, और अगर आप देखें तो एक पॉइंट से ये अगर यहाँ पर आया है तो ये यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। नीचे का एरिया, ये यहाँ पर एरिया आपका बढ़ गया है, तो ये एरिया आपका इंक्रीज हुआ जा रहा है। तो इसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड जो है वो हमको करना पड़ता है, और इसी की वजह से जो सॉइल पे भी जो प्रेशर होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आएंगे तो इस स्लाइड के ऊपर हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाली पर कि कैसे कैसे सॉइल के प्रेशर को भी हम डिमिनिश करते हैं या ज़मीन उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, मतलब सहने की उसकी क्षमता जो है उसके अनुसार से वो उसको सह लेती है और स्ट्रक्चर आपका अपनी जगह स्थिर होकर रहता है। एक चीज़ आप लोगों को सबसे पहले जान लेना चाहिए इसके अंदर कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करते हैं, जब हमने वॉल बनाई, मान लीजिए हम यहाँ पर ये 4 दीवारें बना रहे हैं, राइट, तो हम इन 4 दीवारों को बारी बारी में बनाएंगे। जैसे कि हमारी सबसे पहले जो है ये वाली दीवार हमने खड़ी की, ठीक है, हमारी सबसे पहले एक दीवार हमने खड़ी की और इस दीवार को हमने मान लीजिए 1 मीटर खड़ी कर दी। अब इसी दीवार को हम 2 मीटर नहीं खड़ी करेंगे, पहले हम इस दीवार को भी खड़ी करेंगे और इस दीवार को भी खड़ी करेंगे, इस दीवार को खड़ी करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम अपनी चारों दीवारों को 1 मीटर की ऊंचाई या 3 फुट जो भी हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से कर लें, इससे अधिक नहीं किया जाता है। जब हमारी दीवार चौड़ी होती है उस चौड़ी वाली दीवार के अंदर हम 1.5 मीटर की हाइट ले लेते हैं, यानी कि अबाउट 5 फीट। तो ये 3 हिस्सों के अंदर हमारी पूरी दीवार 10 फुट पे जाएगी मिनिमम। ठीक है, तो हमको जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बेसिक रीजन हम इसको क्यों बता रहे हैं आपको, इसकी रीजनिंग ये है कि हर दीवार जो है जब उस पे लोड पड़ता है तो वो धंसती है, फाउंडेशन में वो जाकर मट्टी के अंदर धंसती है। जैसे जैसे हम वेट इंक्रीज करेंगे मट्टी कंपैक्ट होगी, यानी कि मट्टी बैठेगी। जब वो बैठेगी तो सेटलमेंट होगा, और चारों दीवारों में सेटलमेंट इक्वल होना चाहिए। यदि सेटलमेंट इक्वल है तो हमारा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा।
तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि हर बिल्डिंग में सेटलमेंट होता है और लगातार होता ही रहता है। अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो स्ट्रक्चर स्थिर रहता है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो स्ट्रक्चर स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है हम दीवारों को चारों तरफ जब बनाते हैं तो 1 बाय 1 करके चारों दीवारें बनाएंगे। और अगर आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये संभव नहीं हो पाता है कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग को, यानी कि 25 कमरे अगर बन रहे हैं तो 25 की पहले 3 फुट बनाइए। तो उस केस में हम रूम वाइज कैलकुलेशन करते हैं। एक एक रूम जो है, या दो दो रूम या चार चार रूम, जैसे हमारे लेबर लगी हुई है उसके अनुसार हम करते हैं, मगर दीवार उठेगी 5 फुट ही अधिक से अधिक, 1.5 मीटर से अधिक नहीं जाएगी। और अगर पतली दीवार है, 20 सेंटीमीटर वॉल है, तो उसके अंदर जो है 3 फुट से अधिक की हमको कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कराना चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ रहे हैं, जो कि हमारा क्रिटिकल जोन है, जहां पर हमको कंपैक्शन की जरूरत है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो है वो ये मैंने देखिए ग्राउंड लेवल दिखा रखा है आपका, यहाँ पर ग्राउंड लेवल आपका ये दिखा हुआ है, राइट। तो ये हमारे ज़मीन की सतह है जिसके ऊपर आपकी ये वाली फाउंडेशन रुक रही है। ठीक है, ये वॉल है। और अब ज़रा सा आप क्रिटिकल लेवल को भी देख लीजिए, तो जहाँ पर हमारा मेन फाउंडेशन आ रही है। देखिए इसके अंदर मैंने ये देखिए ग्राउंड लेवल दिखा रखा है, इसका मतलब नींव इसी के नीचे जा रही है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपकी वॉल को और साथ में आपकी मैंने क्रिटिकल कंपैक्शन जोन को यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, ये आपकी वॉल है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर इस पॉइंट को हम प्लिंथ कहते हैं, ये वाला, ये प्लिंथ होता है। ये कॉलम या दीवार जो आपकी आ रही है, इसको मैंने आरसीसी की दिखाया है, दिस इज ऑफ आरसीसी। ठीक है, ये आरसीसी की आपकी दीवार है। और इसके बाद फिर जितना इसका डायमेंशन है वॉल का, ये वॉल का जो डायमेंशन होता है उस डायमेंशन से हम थोड़ा अधिक कर देते हैं हम अपने फुटिंग की चौड़ाई को यहाँ पर। ठीक है, तो ये अधिक होनी चाहिए। इससे अंतर क्या पड़ता है? इससे अंतर ये पड़ता है कि हमारा जो लोड यहाँ पर आ रहा था वो इस प्रकार से आ रहा था, और अगर आप देखें तो एक पॉइंट से ये अगर यहाँ पर आया है तो ये यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है नीचे का एरिया, ये यहाँ पर एरिया आपका बढ़ गया है, तो ये एरिया आपका इंक्रीज हुआ जा रहा है। तो इसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड जो है वो हमको करना पड़ता है, और इसी की वजह से जो सॉइल पे भी जो प्रेशर होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आएंगे तो इस स्लाइड के ऊपर हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाली पर कि कैसे कैसे सॉइल के प्रेशर को भी हम डिमिनिश करते हैं, या ज़मीन उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, मतलब सहने की उसकी क्षमता जो है उसके अनुसार से वो उसको सह लेती है, और स्ट्रक्चर आपका अपनी जगह स्थिर रुका रहता है। एक चीज़ आप लोगों को सबसे पहले जान लेना चाहिए इसके अंदर कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करते हैं, जब हमने वॉल बनाई
मान लीजिए हम यहाँ पर ये 4 दीवारें बना रहे हैं, राइट। तो हम इन 4 दीवारों को बारी बारी में बनाएंगे। जैसे कि हमारी सबसे पहले जो है ये वाली दीवार हमने खड़ी की, ठीक है। हमारी सबसे पहले एक दीवार हमने खड़ी की और इस दीवार को हमने मान लीजिए 1 मीटर खड़ी कर दी। अब इसी दीवार को हम 2 मीटर नहीं खड़ी करेंगे, पहले हम इस दीवार को भी खड़ी करेंगे और इस दीवार को भी खड़ी करेंगे, इस दीवार को खड़ी करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम अपनी चारों दीवारों को 1 मीटर की ऊंचाई या 3 फुट जो भी हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से कर लें। इससे अधिक नहीं किया जाता है। जब हमारी दीवार चौड़ी होती है, उस चौड़ी वाली दीवार के अंदर हम 1.5 मीटर की हाइट ले लेते हैं, यानी कि अबाउट 5 फीट। तो ये 3 हिस्सों के अंदर हमारी पूरी दीवार 10 फुट पे जाएगी मिनिमम, ठीक है। तो हमको जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब बेसिक रीजन हम इसको क्यों बता रहे हैं आपको, इसकी रीजनिंग ये है कि हर दीवार जो है जब उस पे लोड पड़ता है तो वो धंसती है, फाउंडेशन में वो जाकर मट्टी के अंदर धंसती है। जैसे जैसे हम वेट इंक्रीज करेंगे मट्टी कंपैक्ट होगी, यानी कि मट्टी बैठेगी। जब वो बैठेगी तो सेटलमेंट होगा और चारों दीवारों में सेटलमेंट इक्वल होना चाहिए। यदि सेटलमेंट इक्वल है तो हमारा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा। तो ये आप दिमाग में रख लीजिए कि हर बिल्डिंग में सेटलमेंट होता है और लगातार होता ही रहता है। अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो स्ट्रक्चर स्थिर रहता है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो वो स्ट्रक्चर स्थिर नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है हम दीवारों को चारों तरफ जब बनाते हैं तो 1 बाय 1 करके चारों दीवारें बनाएंगे। और अगर आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं तो ऑफकोर्स ये संभव नहीं हो पाता है कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग को, यानी कि 25 कमरे अगर बन रहे हैं तो 25 की पहले 3 फुट बनाइए। तो उस केस में हम रूम वाइज कैलकुलेशन करते हैं। एक एक रूम जो है या 2-2 रूम या 4-4 रूम, जैसे हमारे लेबर लगी हुई है उसके अनुसार हम करते हैं, मगर दीवार उठेगी 5 फुट ही अधिक से अधिक, 1.5 मीटर से अधिक नहीं जाएगी। और अगर पतली दीवार है, 20 सेंटीमीटर वॉल है, तो उसके अंदर जो है 3 फुट से अधिक की हमको कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कराना चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ रहे हैं, जो कि हमारा क्रिटिकल जोन है, जहां पर हमको कंपैक्शन की जरूरत है और क्यों है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो है वो ये मैंने देखिए ग्राउंड लेवल दिखा रखा है आपका, यहाँ पर ग्राउंड लेवल आपका ये दिखा हुआ है, राइट। तो ये हमारे ज़मीन की सतह है जिसके ऊपर आपकी ये वाली फाउंडेशन रुक रही है, ठीक है। ये वॉल है और अब ज़रा सा आप क्रिटिकल लेवल को भी देख लीजिए, जहाँ पर हमारा मेन फाउंडेशन आ रही है। देखिए इसके अंदर मैंने ये देखिए ग्राउंड लेवल दिखा रखा है, इसका मतलब नींव इसी के नीचे जा रही है। ये देखिए फिगर का दूसरा पार्ट है, ये वाली ऊपर की लाइन जो हम दिखा रहे थे आपको, यहाँ पर आपका ज़रा वाइट से दर्शा देते तो आराम से दिखेगा आपको। ये यहाँ पर पॉइंट, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये देखिए पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पर, जो कि दिखा रहे हैं आपके लोड ट्रांसफर हो रहा है। और यही जो एकदम है ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ रप्चर है। रप्चर का मतलब टूटने वाला स्थान, जहाँ से वो पलट सकता है और वो चीज़ डैमेज हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हमारा।
अब इसके अंदर ये सब जितनी भी फिलिंग हमारी यहाँ पर है, ये सब सॉइल फिलिंग है। ये सब हमारी इस लेयर के नीचे ये सब सॉइल फिलिंग की जगहों पर, ये सब जहाँ WW दिख रहा है आपको, और ये सब आपका जो है आपकी सॉइल फिलिंग है एकदम। ये सब जितनी भी आ रही है, ठीक है, ये सॉइल फिलिंग है। अब सॉइल का प्रेशर जो होता है, जब कुछ एक पर्टिकुलर वेट पर हम जाएंगे नीचे, जरा जो लिखा है उसको मिटा देता हूं मैं। जब यहाँ पर देखिए सॉइल का वेट है, ये सॉइल का वेट इस टोटल वॉल्यूम का हम ले रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के और यहाँ तक के ये वॉल्यूम है। इसको आपका जो बनता है वो इसमें क्या बनता है, ट्राइपीजियम बनता है, और इसकी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर है, ऊपर की एक हाइट, ठीक, ऊपर की एक ब्रेथ, नीचे की एक ब्रेथ, और ये आपकी वर्टिकल हाइट, और इसकी लेंथ जो कि दिख नहीं रही है, अगर आप 3D में बनाएंगे तो वो भी दिख जाएगी आपको। तो उसका सारा प्रेशर एक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, और ये सारा पॉइंट जो है आपका ये सारा लोड जो है आपका इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, और ये आपका प्रेशर यहाँ पर जो आ रहा है वो आधा आ रहा है। यानी कि आधे से मतलब क्या हो गया, ऊपर अगर 100 किलो आ रहा था तो इस पॉइंट पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये मैंने देखिए दर्शाया नहीं है कि कितनी नीचे होगा, समझा, बट ये होता है, ये एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए है कि कहीं नहीं तो कहीं पर इसकी जो क्षमता है, जो लोड है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये टेपर्ड है। पहले कितने एरिया में आ रहा था, पहले हमारे इतने एरिया में लोड आ रहा था, केवल इतने एरिया में लोड आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल क्या है, वो इतना बढ़ गया है, ये हमारा इतना क्षेत्रफल हो गया है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं। नॉर्मली ये 45 डिग्री पर हम मान के चलते हैं, 45 डिग्रीज ओनली, तो ये 45 डिग्री हमारा होता है यहाँ पर, ठीक है। और 45 डिग्रीज जो होता है इसको हम एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं। टेक्निकली जो हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बांध देखे होंगे, बंधे बने हुए नदी के किनारे, तो उसका भी एंगल यही हमारा होता है, जो कि 45 डिग्री रखा जाता है। और ये वेरी भी करता है फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। 45 के ऊपर अगर आप करेंगे तो ये पलटने का चांस होगा, और जितने डिग्रीज आप कम करेंगे, 30 डिग्री से तो अधिक रखना है, ठीक है, 30 से लेकर के 45 बीच में एंगल ऑफ रिपोज बेस्ट होता है। रिपोज का मतलब हो गया जो सामने से प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को रोके, ठीक है, और उसको आगे बढ़ने से, हानि पहुंचाने से रोके, ठीक है। तो वो प्रेशर जो है 45 डिग्रीज पर मैक्सिमम बेस्ट एक्ट करता है, ठीक है, 30 टू लेकर के 45। तो यहाँ पर प्रेशर आपका जो था आधा हो गया एक पर्टिकुलर गहराई पर। उसके बाद जैसे हम और नीचे गए, यहाँ पर हम और नीचे आए, जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आए तो ये 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। अब ये और प्रेशर जो है रिड्यूस कर गया, और ये वेट देखिए मैंने दिखा दिया, इसका वॉल्यूम और अधिक बढ़ गया। पहले कम वॉल्यूम में था, अगर ये V1 है तो यहाँ पर ये V2 हो गया, ये वॉल्यूम 2 हो गया, ये अधिक हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा अधिक वॉल्यूम हो गया। अब बताने का मतलब ये है कि हमारे फाउंडेशन के अंदर जो है उसकी सेफ्टी कैसे आ रही है, उस सेफ्टी को हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर जो चीजें हो रही हैं टेक्निकली वो क्या है, और इन दोनों चीजों का फिगर अब हम आपको दिखा देंगे कंबाइंड वे में, जिससे आपका प्रोसीजर एकदम समझ में और अच्छे से आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पर प्रोसीड करेंगे। वीडियो आपका ये थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा होगा, बट ये आपकी फाउंडेशन पार्ट को प्रैक्टिकली पूरा कवर अप कर लेगा।
45 मिनट्स के आसपास का होगा और ये 45 मिनट्स आपके लिए जो है ये पूरा चैप्टर कर लेंगे आप, और एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा जो है आपका डायग्राम पूरा का पूरा आ गया है, और अब इस पूरे से डायग्राम के अंदर थोड़ा सा हम माइन्यूटली डिस्कस फिर से कर लेते हैं। डिमिनिशिंग प्रेशर, डिमिनिशिंग प्रेशर का मतलब लुप्त होता हुआ प्रेशर। डिमिनिशन का मतलब जो गायब हो जा रहा है, जो लुप्त हुआ जा रहा है, खोया जा रहा है, खत्म हुआ जा रहा है। ठीक है। क्रिटिकल जोन ऑफ कंपैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी और भी जानेंगे। ठीक है। और वो हमको करना अभी बढ़ाने की क्षमता, यानी कि हम उस क्रिटिकल कंपैक्शन जोन जो है उसको हम बढ़ाएंगे कैसे। अगर कम है किसी चीज की क्षमता कहीं पर, तो उस चीज को हम कैसे बढ़ाएंगे, ये हमको भी अभी समझना है इसके अंदर। और ये क्रिटिकल रप्चर जोन है आपका, यहाँ पर ये क्रिटिकल रप्चर जोन है। ये आपकी वॉल है, सेम चीजें आपकी आ गई, ये आपकी वॉल आ गई। यहाँ पर सॉइल प्रेशर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इससे प्रीवियस वाले में दो हिस्सों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको। एक ये कर दिया W1 और इसको W कर दिए, ये कर दिए W1 आपका, ताकि दोनों वेट्स आपको अलग अलग दिखाई दें। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा V और इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका V2। अगर नहीं ध्यान में आ रहा है, यहीं से शुरू किया है वीडियो, तो पीछे जाकर के देख लीजिएगा। तो ये हमारा प्रेशर कैसे कैसे रिड्यूस हो रहा है। अब हम जो है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पर आ जाएंगे, और फाइनली लास्ट में हम यहाँ पर ये जो जोन्स हैं हमारे कंपैक्शन के, यानी कि जो वर्ड कंपैक्शन आपका है, मेन जो वर्ड आपका कंपैक्शन है, उस कंपैक्शन को हम कैसे बढ़ाएंगे अगर कम है, इसका ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट पर अब चलते हैं। तो द सेकेंड पार्ट बिगिंस, और ये आपका जो है सेकेंड पार्ट है, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट द वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। विभिन्न प्रकार की फाउंडेशन जो नींवें हैं, उनके साइलेंट फीचर्स, मतलब उसके जो पार्ट्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, कौन सी फाउंडेशन का कहाँ हम प्रयोग करते हैं, और फाउंडेशन जो होती है वो हैवी भी होती है और लाइट भी होती है, हैवी का प्रयोग और लाइट का प्रयोग। और उसके बाद में वाइब्रेटिंग मशीन्स। वाइब्रेटिंग मशीन्स के बारे में तो आप लोगों को सबको ज़्यादा मालूम ही होगा कि उसके अंदर वाइब्रेशन लोड होता है, और वाइब्रेटिंग लोड की वजह से उसकी क्षमता हमको ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे कि आप एकदम एक कंकड़ लें, एक पत्थर लें, एक पत्थर के टुकड़े को थोड़ा सा ऊंचे से बस छोड़ दीजिए। ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका प्रेशर जब जमीन पे गिरेगा तो वो चोट कम पहुंचाएगा। अब उसी प्रेशर को दूसरे तरीके से आप दाबना शुरू कर दीजिए, तो वो प्रेशर पे क्या होगा, उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक्ट करेगा। अब तीसरी चीज देखिए, उसी पत्थर को हमने लिया हाथ से और किसी को कस के मार दिया, ठीक है, तो उसकी चोट बहुत अधिक होगी, उसका फोर्स बहुत अधिक होगा। तो इसी तरीके से जब हमारे वाइब्रेशंस होते हैं तो पूरी की पूरी जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है। अब वाइब्रेटिंग मशीन्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर हम कंपैक्शन करते हैं आरसीसी की, और उसके बाद फिर हम वाइब्रेट कर करके कंपैक्शन करते हैं सॉइल की भी, गिट्टी की भी, और जो भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल यूज होता है उसमें भी हम वाइब्रेटिंग मशीन्स को यूज करते हैं। तो अब हम मूव कर रहे हैं टू द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। देखिए अब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, हाँ, और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन जो होती है बेसिकली हमारी दो प्रकार की फाउंडेशन होती हैं। नंबर 1
हमारी शैलो फाउंडेशन होती है, और दूसरी जो होती है हमारी वो डीप फाउंडेशन होती है। यानी कि एक जो होती है बहुत गहराई में होती है, जो कि डीप होती है, और ये आपकी शैलो जो होती है ज़्यादा गहराई में नहीं होती है। ये नॉर्मली 3 फुट 4 फुट और अधिक से अधिक 5 फुट होती है। अब इन दोनों के अंतर जो है, कई कई प्रकार की फाउंडेशंस और आती है। आपकी शैलो फाउंडेशन के अंदर जो आती है वो देखिए, इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार की फाउंडेशन आती है। नंबर 1 आपकी वॉल फुटिंग, नंबर 2 आपकी आइसोलेटेड फुटिंग, तीसरी कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर, राफ्ट और मैट फाउंडेशन। ठीक है, तो ये आपकी जो है मैट फाउंडेशन दिया हुआ है, आप फुटिंग एकदम, तो ये आपकी हो गई है राफ्ट और मैट फाउंडेशंस। ठीक है, अब हम वन बाय वन हर एक चीज़ को कवर अप करते रहेंगे। सबसे पहले हम एकदम आपके जाएंगे एकदम वॉल फुटिंग के ऊपर। और वॉल फुटिंग जो है आप लोगों ने सबने देखी है, ज़्यादातर लोग जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग्स जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ होती हैं, जो बहुत छोटे स्तर की होती हैं कमर्शियल। और उसके बाद फिर जो है आपकी ये कंबाइंड फुटिंग है, ये बहुत ही अधिक उन जगहों पर यूज़ होती हैं जहाँ मल्टी स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉन कैंटिलीवर एंड स्ट्रैप फाउंडेशन जो होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कैंटिलीवर तो आप लोगों को मालूम है वो थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकल रहा होता है, जो आपका छज्जा होता है घर के अंदर वो भी कैंटिलीवर के फॉर्म में होता है। और पहाड़ी एरिया जो होता है वो थोड़ा तिरछा होता है, तो उसको थोड़ा स्ट्रेटन करने के लिए कहीं कहीं पर इस कैंटिलीवर के तरीके को बनाया जाता है, और इसके बारे में अब हम लोग जान लेंगे। और मैट और आपका राफ्ट जो है, जहाँ पर मिट्टी की क्वालिटी बहुत दलदली हो और सैंडी हो, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है हमारी डीप फाउंडेशंस आती हैं, और डीप फाउंडेशंस के अंदर जो हमारी है, हमारी पाइल आती है, और पाइल के अंदर हमारी पियर भी आती है। और पाइल और पियर का डिफरेंस जो है वो हम लोग देख लेंगे अभी इसके अंदर आगे वीडियो में। और साथ ही साथ हमारे कैसन फाउंडेशन होती है। आपकी ये कैसन फाउंडेशंस तो नॉर्मली आपके जब पानी के बीच में कंस्ट्रक्शन होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो है हमारी पाइल फाउंडेशन, ये सब हमारी यूज़ होती रहती है, और पियर फाउंडेशन भी यूज़ होती रहती है, जहाँ पर हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी या फाउंडेशन बहुत अधिक डीप होगी। और अगर हम जैसे कि हम अपनी आइसोलेटेड फुटिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले आइसोलेटेड फुटिंग्स की कुछ लिमिटेशन होती है, 2 या 3 फ्लोर तक के। एक ज़रा सा व्यू आपका इसके अंदर देखिए मैग्नीफायर के साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो ये शैलो फाउंडेशन, ये आपकी हो गई हैं डीप फाउंडेशन, जिसमें फाइल है, पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, कैसन फाउंडेशन। तो ये इसके अंदर जो है देखिए आपके पार्ट्स जो हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। वैसे तो आप लोग सब इसके बारे में जानते होंगे, बट तब भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये है फाउंडेशन बेस, ठीक है, और ये आपका पॉइंट कहलाता है फुटिंग। ये देखिए फुटिंग्स इसकी बनी हुई है, 1 2 3 और 4। ये आपकी है वॉल, ये वॉल की थिकनेस दिखा रहा है, ये सेक्शन है एकदम आपका, ये बीच से कटा हुआ दिखा रहा है। तो ये दीवार है आपकी। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती है। बेस कंक्रीट का भी हो सकता है, कंक्रीट का मतलब गिट्टी मोरंग,
और सीमेंट आपकी, और आरबी का मतलब ईटा, मोरंग और सीमेंट। इसमें बालू डाल दी जाती है, जबकि बालू का काम नहीं होता है। बालू अच्छा ग्रेडियंट नहीं माना जाता है, केवल प्लास्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ब्रिक वर्क के लिए यूज़ नहीं करते हैं। और इसका रेशियो 1:5 होना चाहिए, अधिक से अधिक। और जब हम छत वत को ढालते हैं तो ब्रिक वर्क का जो होता है, कास्टिंग जो होती है आरबी यानी कि ब्रिक वर्क वाले में 1:3 में होती है। ईटा इसके अंदर जो है उसको हम पट रखते हैं, यानी कि उसका अंदर अगर एक देखें आप, तो पहला वाला वीडियो आपने देखा तो उसके अंदर फ्रॉक दिखाया होगा। फ्रॉक का मतलब जो एक खांचा सा कटा होता है जिसमें कंपनी जो है अपना नाम लिखती है या उसका मेक लिखा होता है, तो वो फ्रॉक होता है। वो हिस्सा हमेशा ऊपर रखा जाता है। और जब हम स्लैब को यूज़ करते हैं, स्लैब में ईंटे को यूज़ करते हैं, तो वो फ्रॉक जो होता है वो राइट की तरफ होता है, एक तरफ खड़ा रहता है ईंटा। फ्रॉक जो है वो साइड में दिखाई देता है। तो 3 इंच की, 4.5 इंच की वो स्लैब डाली जाती है। इससे कम कहीं आरबी की स्लैब को डालने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग ढाल देते हैं। 4.5 इंच की दीवार से कम का एकदम कहीं पर भी दीवार बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये देख लीजिए, इसके अंदर मैंने करीब इसके नॉर्मल साइजेस भी मैंने दर्शा दिए हैं। और ये एकदम इसका जो बेस होता है इसको करीब हम अबाउट 100 सेंटीमीटर ले लेंगे। 70 ये हो गया, 15 आपका इधर हुआ और 15 आपका दूसरी तरफ हुआ। ठीक है, तो ये नीचे आपका आ जाएगा अबाउट 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कंक्रीट बेस हो गया। ये वाला हिस्सा ये कंक्रीट बेस है। यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि ये कंक्रीट बेस है, और ये कंक्रीट बेस की थिकनेस नॉर्मली 30 सेंटीमीटर दी जाती है। और बीच में आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर ये कम हुआ, 15 ये कम हुआ। ठीक है, ये 15-15 सेंटीमीटर का ऑफसेट दिया जाता है कंक्रीट बेस के ऊपर जब भी हम ब्रिक वर्क शुरू करते हैं, ताकि फाउंडेशन का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाए, वॉल का लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ जाए। ये आपका 70 हुआ यहाँ पर, यहाँ से ऊपर से चलिए 45, 50, 60 एंड देन ऑफ कोर्स 70 आपका। तो इस तरीके से चला, और ये आपका टोटल ब्रिक वर्क में है। ब्रिक वर्क के लिए जो हम निशान बनाते हैं, जो इंडिकेशंस हम देते हैं ब्रिक वर्क के लिए, वो इस प्रकार से भी इंडिकेट करते हैं ब्रिक वर्क को। ये डबल लाइंस एकदम शो की जाती है। तो ये तो लाल दिख रहा है, इसलिए मैंने इस पर नहीं शो किया था, बट आप लोगों को बता दे रहे हैं, कभी ड्राइंग बनाइएगा तो शो कर दीजिएगा। और इन सब चीज़ों में जो है ड्राइंग बहुत ज़्यादा आपकी काउंट करती है। और जहाँ पर भी कुछ करिएगा वहाँ पर ड्राइंग ज़रूर बनाइएगा। ड्राइंग्स के लिए चीज़ जल्दी समझ में आती है, आप भी जल्दी से समझा पाएंगे, और अगला जो है ड्राइंग देख कर ये समझ लेगा कि हाँ आपको जानकारी सब्जेक्ट के बारे में है। अब सीधे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ये देखिए फिगर दिखा रही है 3 डायमेंशन में, एकदम कंक्रीट बेस दिखा रही है, और ऊपर जो है आपका वो दिखा रही है आपको मेसनरी और कंक्रीट बेस, या तो मेसनरी का भी हो सकता है। ये जो है आपका इसमें जो दीवार है ये आरसीसी की भी बनती है, और आरसीसी की बनती थिकनेस कम होती है। और अदरवाइज जो है इसकी जो है आपकी जो बेड बनता है, ये जो कि कंक्रीट बेस कहलाता है, ये आरसीसी का ही लेते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ ज़्यादा लॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू ब्रिक वर्क। और जब हम कंक्रीट बेस लिख रहे हैं तो कंक्रीट बेस का मतलब उसके अंदर सीमेंट मोरंग है, स्टील रीइंफोर्समेंट नहीं है।
अब जैसे इस फिगर के अंदर आपको रीइंफोर्स्ड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे आरसीसी, एकदम आरसीसी, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो दिस विल बी कॉल्ड एज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो ये आपकी है एकदम जो आइसोलेटेड फुटिंग या स्प्रेड फुटिंग जिस तरीके से बनती है। जो पहला वाला है वो आपको मैंने दिखाया था एकदम, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किए थे पार्ट्स आपको, उसके अंदर जो था दैट इज मोर ऑफ अ स्प्रेड फुटिंग। फुट नीचे बनते जा रहे हैं, उसके पैर फैलते जा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ती जा रही है, तो वो स्प्रेड फुटिंग कहलाती है। और ये कंक्रीट बेस है, इसके अंदर आरसीसी वॉल दिखाई दे रही है, ठीक है, एन आरसीसी बेस।